हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड, जिसमें हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और आज तो भाई मैं आप लोगों को बताऊं, वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हुई। मतलब कि कल शायद जो लोग कल लाइव आए होंगे उन्हें पता होगा कि वीडियो बनाते मतलब वीडियो शायद 15-20 सेकंड तक तो ठीक चली थी। इसके बाद ऑटोमेटिक ऑडियो ब्रेक होने लगा था। तो उस पूरी प्रॉब्लम को ही सॉर्ट आउट करने में इतना टाइम लग गया। और रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे अभी पता नहीं चल पा रहा है कि साउंड आएगा या नहीं आएगा। रिकॉर्ड करने के बाद ही पता चलेगा कि साउंड प्रॉपर जा पाएगा या नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, टेक्निकल इशू कब क्या हो जाए। सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है, चलते चलते कभी वॉइस ब्रेक होने लगती है, कभी वीडियो अटकने लगती है, कभी कुछ होने लगता है, और फिर खुद को ही सब देखना पड़ता है। तो फाइनली एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ओबीएस ऑडियो शो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑडियो शो हो रहा है, तो ठीक है। फिर मतलब ऑडियो आज तो प्रॉपर जा ही रहा होगा। और एक बात ये भी है, लैपटॉप भी काफ़ी पुराना हो गया है। मतलब आप मेरे लैपटॉप की हालत देखोगे कभी तो बोलोगे कि या मतलब कुछ ऐसा जैसे कि एक कबाड़ खाने में गाड़ी पड़ी होती है, जो सब जैसे तैसे धक रही होती, कुछ उस तरह से ये लैपटॉप चल रहा है। बट ठीक है, आपका काम हो जाए। मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि NIOS की जब तक हमारे नोट्स चल रहे हैं तब तक कोई इसमें समस्या ना आए। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो हम कम से कम NIOS को तो कंप्लीट कर ही चुके होंगे ना। चलो तो अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, यूनिट थर्ड के बारे में। ये तो बातें हो गई नॉर्मल वाली, तो स्टार्ट करेंगे। इसमें हिस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं। इतिहास का अर्थ के बारे में ये लिखी हुई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। हाँ, ये बोल सकते हो आप यहाँ पर कि जो हेरोडोटस हैं, इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया, जिसमें से हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, हेरोडोटस और एक है आपके थूसीडाइडस। ये दोनों लोग हैं जिनका योगदान काफ़ी माना जाता है इतिहास में। नाम याद रखना, हेरोडोटस पूछा जा सकता है। इतिहास क्या है? इतिहास घटित हुई घटनाओं का विस्तृत विवरण है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास का मुख्यतः संबंध व्यवहार भूतकाल में घटित घटनाओं से है। इतिहास में घटनाओं का विवरण मात्र है। ठीक है, इतिहास होता क्या है? इतिहास का मतलब यही होता है भाई, पहले जो घटनाएं घटित हुई उनको लिखना है, बस नॉर्मल इतना ही है। और ये स्टेटमेंट किसने बोला था? हेनरी जॉनसन ने बोला था। ये बात अब जरूरी हो गई कि ये बात कही तो है, किसने कही है? हेनरी जॉनसन ने कही है। इसके बाद थॉमस क्लाइल का लिखा है, प्रोफेसर रेनियर का है, प्रोफेसर मिथलैंड का है, प्रोफेसर घोष है। तो इतने सारे याद ना तो हम रख सकते हैं, और करोगे भी तो कंफ्यूज ही हो जाओगे, तो इन्हें आप छोड़ सकते हो। यह एक विज्ञान है। कौन? इतिहास एक विज्ञान है, क्योंकि यह उन घटित घटनाओं को जो मात्र कपोल या काल्पनिक या कल्पित या काल्पनिक नहीं है, वरन जीवन की यथार्थता पर आधारित घटनाक्रमों और घटनाओं के सुव्यवस्थित ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान करता है। तो इतिहास के अंदर काल्पनिक घटनाएं नहीं आती, वही आती हैं जो पहले कभी घटित हुई हों। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो दूसरे जीवन के तथ्यों को उनके उचित संदर्भ से प्रस्तुत करना इसका प्रमुख कार्य होता है। दूसरे जीवन का अर्थात यह है कि पहले एक तरह की लाइफ निकल चुकी है, उस लाइफ के बारे में कुछ की जो चीज़ें हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करना इतिहास का काम होता है। किंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य कार्य इसका यह है कारण की व्याख्या, समस्या ढूंढना, मुद्दे को मुद्दे को इसकी गहराई से जांचना और तथ्यों का इसके मूल से अंतिम सिरे तक वर्णन करना। ये सारे आपके इतिहास के काम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विशेषता हुई कि इतिहास क्या क्या कर सकता है। कारण की व्याख्या कर सकता है, समस्या ढूंढने में सहायता कर सकता है, मुद्दों की गहराई से जांच करने में सहायता कर सकता है, तथ्यों के अंतिम सिरे तक वर्णन कर सकता है। भारत में इतिहास की एक मौखिक परंपरा ही रही है। मतलब कि मौखिक रूप से ही इतिहास आपका आगे आगे तक जाता रहा, क्योंकि पहले प्रिंटिंग वगैरह कुछ काम होता नहीं था। फिर प्रिंटिंग स्टार्ट हुई तो फिर इतिहास आपके लिखित रूप में या किताबों में मिलने लगा। इतिहास मानव से संबंधित सभी संसारिक घटनाओं से संबंध रखता है, अच्छी बात है। इतिहास की प्रकृति, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। जब भी कभी आप पढ़ो, जैसे पर्यावरण की प्रकृति, गणित की प्रकृति, विज्ञान की प्रकृति, समाज विज्ञान की प्रकृति, इतिहास की प्रकृति, भूगोल की प्रकृति, भाषा की प्रकृति, तो उसका जो नेचर होता है वहां से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनकर आते हैं, या बहुत सारे चांसेस रहते हैं। लगभग आप कह सकते हैं 90% चांस रहते हैं कि उस टॉपिक के नेचर से ही क्वेश्चन बनकर आ जाए। क्योंकि जब हम टॉपिक का नेचर पढ़ रहे होते हैं तो हम उस टॉपिक की आत्मा को पढ़ रहे होते हैं। सबसे पहला, इतिहास किसका अध्ययन है? इतिहास मानवों का अध्ययन है। यह युगों से मानवों की उपलब्धियों और प्रयत्नों से संबंध है। युगों से हो रहे मानव सभ्यता के विकास की मोहक कहानी को आरेखित करता है। ये सब कुछ हमारा इतिहास में आ जाएगा। इसके बाद इतिहास वर्तमान की व्याख्या करता है। अब आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न उभर सकता है कि भूतकाल से वर्तमान तक विकास कैसे हुआ?
अपने जीवन से एक उदाहरण लेते हैं। तो इतिहास हमारे वर्तमान की व्याख्या करता है। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि लुढ़कते लकड़ी से एक पहिया बनाना, मतलब एक लट्ठे लुढ़क रहा है, उससे पहले काम चल रहा होता, फिर उससे एक पहिया बनाया और उससे आज हम इतने आगे तक बढ़े। तो ये क्या हुआ, ये जो वर्तमान में हम जो कुछ भी है ना, ये किसकी वजह से, ये इतिहास की वजह से। इतिहास में पहिए का आविष्कार हुआ, इसलिए आज हम पहिए का इतने अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। इतिहास में आग का आविष्कार हुआ तो उस आग से हम इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है ना बात। इतिहास में जो चीज़ डिस्कवर हुई है, जिन चीज़ों की भी खोज हुई है, वो सब वर्तमान में यूज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में हम जो भी हैं, वर्तमान में हमारा नेचर कैसा होने वाला है, ये इसका पता इतिहास से ही लग सकता है। तो इतिहास वर्तमान की व्याख्या भी करता है। ऐतिहासिक घटनाएं संगत एवं युक्ति संगत है। किसी भी मानवीय घटना की व्युत्पत्ति शून्य से नहीं हुई है, ये सभी पहले की घटनाओं पर आधारित है। क्रमशः नई घटनाओं में पूर्व की घटनाओं के जीवन खंडों से अंतर संबंध और परस्पर अधीन घटनाओं के साथ ही उभरती हैं और प्रगति करती हैं। तो जो भी नया बनता है वो कैसे बनता है, वो पूर्व की घटनाओं से ही बनता है। ठीक है, जैसे कि पहले कुछ हुआ, फिर उसके बाद उससे इंस्पायर होकर फिर कुछ और हुआ, फिर उससे इंस्पायर होकर कुछ और हुआ। तो ऐतिहासिक घटना सतत चलती हुई आती हैं। जैसे आज़ादी का यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, 1857 में विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद कुछ लोगों ने और फिर इसमें आगे बढ़े और धीरे धीरे फिर हमारा देश आज़ाद हो गया। ठीक है, और अगर हम इससे पहले चले जाएं तो जैसे मुगल आए, अंग्रेज आए, फिर ये सब कुछ बंद होकर फिर देश आज़ाद हुआ। तो ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक, सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये कह सकते हैं। इतिहास भूतकाल तथा वर्तमान के मध्य कभी न समाप्त होने वाला संबंध है। इतिहास कभी समाप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आज वर्तमान है, कल जो निकल गया वो एक इतिहास बन चुका है। ठीक है, तो भूतकाल और वर्तमान के बीच में हमेशा इतिहास चलता रहेगा और इतिहास कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। रोज नया नया इतिहास बनता रहेगा। भविष्य के अनुमान के उद्देश्य से भूतकाल की व्याख्या इतिहास है। भविष्य के अनुमान के उद्देश्य से भूतकाल की व्याख्या इतिहास। इस अर्थ में इतिहास भविष्य की सार्थक तैयारी के रूप में भूतकाल को प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल हम वही बात ले सकते हैं, जैसे टेलीफोन ले सकते हैं। ठीक है, हमने देखा कि पहले क्या था, पहले टेलीफोन का यूज सिर्फ बात करने के लिए हो रहा होता था। ठीक, आज वर्तमान समय में हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन का क्या यूज़ है, आप बोल सकते हो इस मोबाइल फ़ोन के इतने यूज़ हैं कि आप गिना भी नहीं सकते कि इसके कितने सारे यूजेस हैं। ठीक है, इससे बात करने का यूज़ तो अब कम होता है, साथ में हम अदर एक्टिविटीज़ में इसका ज़्यादा यूज़ करने लगे। अब इसी फ़ोन का यूज़ हम आगे और भी काम में करने लगेंगे। तो ये क्या हुआ, ये भूतकाल में इसका आविष्कार हुआ। ठीक है, अब भविष्य में इसी आविष्कार के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, इस सब की व्याख्या इतिहास कर देता है। ठीक है, जैसे जब किसी ने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया होगा, पहला कंप्यूटर छोड़ो, जब आपके वो वाले CRT वाले आते थे, कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर आते थे, वो चौड़े चौड़े डिब्बे वाले, तब किसी ने सोचा होगा कि भविष्य में ये जो डिब्बे हैं ना, इनका आकार पतला हो जाएगा। ठीक, तो ये कैसे हुआ, ये भूतकाल से हमारे इतिहास से रिलेटेड है कि यार पहले मोटे थे, फिर पतले और अब और स्लिम हो गए। अब तो इतने स्लिम हो गए कि आपके पास सिर्फ जो एप्पल क्या करता है, एक डिस्प्ले अकेला देता है, इसी में आपका सब कुछ इसी में फिट है। ये इसको टच स्क्रीन बना देगा, इसी में कीबोर्ड आ जाएगा, इसी के अंदर मॉनिटर है और ये डिस्प्ले है, चार्ज भी इसी कर लो, सब काम इसी में कर लो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इतिहास ऐतिहासिक रेखीय होने के साथ साथ चक्रीय भी होता है। रेखीय होने का मतलब इतिहास इस तरह से चल रहा है, लेकिन इसके अंदर चक्रीय दृष्टिकोण भी होता है, यानी ऊपर नीचे भी चीज़ें चलती हुई रहती। जैसे कि पहले महान सभ्यताएं थी, जैसे मिस्र की हो गई, बेबोलियन हो गई, सिंधु घाटी, हड़प्पा। फिर क्या हुआ, ये सारी सभ्यताएं खत्म हो गई, तो और फिर इसके बाद दोबारा से सभ्यताओं का विकास हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले विकास हो गया, फिर विकास बंद हो गया, या फिर वो उसका विनाश हो गया, फिर दोबारा से विकास हो रहा है। तो इतिहास रेखिक होने के साथ साथ चक्रीय भी है, यानी ऊपर नीचे भी चलता रहता है। इतिहास का ज्ञान अपूर्ण है। इतिहास का ज्ञान अपूर्ण के का मतलब यह है कि इतिहास के बारे में कभी भी कोई पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। हमेशा कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि कुछ चीज़ों के साक्ष्य हमें नहीं मिल पाते, इसलिए वो चीज़ें छूट जाती हैं। तो इसलिए इतिहास के ज्ञान को हमेशा अपूर्ण माना जाता है, कभी भी इसका ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। और पूर्ण ज्ञान की बात करें तो पूर्ण ज्ञान कभी भी किसी विषय का हासिल नहीं किया जा सकता, उसमें नई नई चीज़ें जुड़ती ही जाती हैं। इतिहास परिवर्तनशील है, ये बात भी ठीक है। इतिहास परिवर्तनशील ऐसा है कि जब पहले कुछ और मानते थे, किसी चीज़ को लेकर पहले मान्यता कुछ और होती है, लेकिन बाद में जब वो कुछ खोज होती है तो फिर उस मान्यता को बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इतिहास परिवर्तनशील भी है। तो ये हमारे इतिहास की कुछ विशेषता हुई। प्राथमिक स्तर पर इतिहास की विषय वस्तु
कक्षा 6 से 7 तक ये क्वेश्चन आया था DSSC में। कक्षा 6 से 7 तक इतिहास की विषय वस्तु प्राचीन भारतीय सभ्यता पर केंद्रित रहती है और विद्यार्थियों को उनके देश के विकास, विश्व पटल पर इसकी भूमिका के संबंध में व्यापक समीक्षा प्रदान करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास रहा, जो हमारी 6 से 7 की जो बुक्स हैं 6 एंड 7 की, उसमें प्राचीन भारतीय सभ्यता पर केंद्रित है जो भी हमारा इतिहास का विषय वस्तु है वो। ठीक। और अगर हम 6 से 8 की बात करें, 6 से 8 के आरंभिक काल में वर्तमान काल तक, आरंभिक काल से वर्तमान काल तक भारतीय इतिहास प्राथमिक रूप में केंद्र में रहेगा। मतलब कि जब हम 6 से 8 तक का हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो उसमें भारत का विकास किस तरह से हुआ पहले से अभी तक, उसके बारे में ज़्यादा बात की जाएगी, केंद्र में इसे ही रखा जाएगा। हालांकि साथ में हम जो कुछ प्राचीन जो अदर सभ्यताएं हैं जैसे चीन की हो गई, अमेरिका, मिस्र वगैरह इन देशों की हो गई, उनको भी तो रखेंगे, लेकिन लेकिन हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा? मेन फोकस रहेगा भारतीय इतिहास पर। तो ये इन्होंने देखो सिलेबस बताया यहाँ पर कि 6 से 8 के लिए क्या क्या शीर्षक रखे हैं। कक्षा 6 में एक चैप्टर है हमारा अतीत, कब, कहाँ और कैसे। रे का आरंभिक समाज, जिसमें शिकार, पाषाण इन सब के बारे में बात करा। कृषक कैसे थे, आदि के प्रातित्व, मतलब इसे आप पढ़ लेना। और अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आप क्या करना, अगर आपको यहाँ समझने में दिक्कत हो तो आप 6th, 7th और 8th की NCERT उठाना। आप बोलोगे NCERT कहाँ मिलेंगी? देखो NCERT एक तो आपको PDF के फॉर्म में डायरेक्ट गूगल पे मिल जाएंगी, कुछ ऐप भी हैं NCERT ऐप करके, वहाँ पर आपको सारी बुक्स मिल जाती हैं। और अगर आपको ये सब कुछ बुक्स वगैरह नहीं पढ़ना तो आप डायरेक्ट लिख देना 6th क्लास हिस्ट्री सिलेबस। तो आप ये लिख दोगे 6th क्लास हिस्ट्री सिलेबस, और ये सब करने के बाद आप इमेज में चले जाना। ठीक है, इमेज में जैसे ही जाओगे तो आपके पास सिर्फ वही पेज आ जाएगा जिसमें सिर्फ सिलेबस लिखा होगा। तो वहां से आप सिलेबस देख सकते हो कि कैसे कैसे सिलेबस आया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये सारा सिलेबस आप उसी में से पढ़ सकते हो। सामाजिक विज्ञान में इतिहास का महत्व, सामाजिक विज्ञान इतिहास के वैसे बहुत महत्व ही है, हर चीज हर जगह महत्व है इतिहास का। तो बात करते हैं अब, तो ऐतिहासिक घटनाओं का शिक्षण कैसे मानव समाज और इसके संबंधों के अध्ययन में योगदान कर सकता है। सबसे पहले हम बात करें प्रथम 21वीं, सबसे पहला यह है कि 21वीं सदी में वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांतियों ने विश्व को समेटकर बहुत छोटा कर दिया है। ठीक है, पृथ्वी पर मानवता के पोषण, शांतिपूर्ण जीवन के लिए विश्व के बड़े बड़े देशों ने पारस्परिक सद्भावना सहमति का होना आवश्यक है। इसलिए लोगों में एक दूसरे को अच्छी तरह जानने की सामान्य इच्छा, इस धारणा से इतिहास का अध्ययन इसकी आवश्यकता, उनकी आवश्यकता पूर्ण करता है। लोगों को एक दूसरे से समझने में, एक दूसरे को समझने की जो कैपेबिलिटी है, जो योग्यता है, वो विकसित हो, इसके लिए इतिहास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। दूसरा, इतिहास को एक लौकिक चित्र पटल की तरह अन्य विषयों में सीखे गए तथ्यों की व्यवस्था करने के लिए प्रयोग करना तार्किक है। देखो ये क्या बात लिखी हुई है, अन्य विषयों में सीखे गए तथ्यों की व्यवस्था करने के लिए प्रयोग करना तार्किक। जैसे हम बात करते हैं, हम जब CD पे पढ़ रहे होते हैं या फिर हम जब मनोविज्ञान पढ़ रहे होते हैं, तो सबसे पहले आत्मा का अध्ययन बोला गया, फिर मन का अध्ययन बोला गया, चेतना का अध्ययन बोला गया, फिर व्यवहार का अध्ययन बोला गया। तो किस सीरीज में ये चीज चलती हुई आई, ये हम किसकी मदद से जमा पा रहे हैं? हम इतिहास की मदद से जमा पा रहे हैं। पहले हमारा वो आया प्रकार्यवाद आया, फिर हमारा संरचना वो आया, पहले प्रकार्यवाद आया, फिर रचनावाद आया, इसके बाद फिर हम कहते हैं कि व्यवहारवाद आया था शायद, उसके बाद मनोविश्लेषणवाद आया, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं साइकोलॉजी के स्कूल आए। ठीक है, हम पहली मनोवैज्ञानिक शाला की बात करें तो विलियम वुंट ने इस्टेब्लिश करी, फिर दूसरी हुई, फिर धीरे धीरे इसके बारे में और भी चीज़ें चलती गई, उसी से रिलेटेड चीज़ें चलती गई। तो ये हम इसे सीक्वेंस में लगा पा रहे हैं, किस वजह से लगा पा रहे हैं? क्योंकि हम इतिहास की वजह से लगा पा रहे हैं। हमने इतिहास में के माध्यम से उन्हें देख लिया कि कौन सा किस सन में आया था, कौन सा किस सन में आया था और कौन सा किस सन में आया था, इस तरह से। ठीक, कोशिश करना समझने का। मैंने पहले बताया था कि ये जो हिस्ट्री वगैरह है ये मेरा सब्जेक्ट रहा नहीं है, तो समझाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी,
तो कोशिश करिएगा आप लेकिन समझने का। तीसरा, इतिहास शिक्षण से छात्रों में नैतिक मूल्य का विकास होता है। 2018 की शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया था, यही क्वेश्चन आया था कि इतिहास शिक्षण से, मतलब ब्लैंक दे दिया था कि किसके शिक्षण से छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है, तो वो इतिहास है। इतिहास के शिक्षण से बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। रट लो इस स्टेटमेंट को। इतिहास का शिक्षण महापुरुषों के कार्यों के अध्ययन में बालकों की रुचि उत्पन्न करता है। इतिहास में जब बच्चे महान पुरुषों का इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो बच्चों में आदर्श मूल्यों का विकास होता है। इतिहास शिक्षण अन्य देश काल में लोगों ने सत्य, न्याय, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्वाह करने में संबंधित प्रश्नों के सामने कैसे किए समझने में मदद करता है। इतिहास हमें बताता है कि जब लोगों के सामने किस तरह की सिचुएशन आई, परिस्थिति आई, तो उन परिस्थितियों में उन्होंने किस तरह से काम किया। ठीक। अंतिम, ये बालकों की स्मृति, कल्पनाशीलता और तर्क शक्ति में सहायता भी करता है। तो ये इतिहास के काम हो गए। ये जो है ना, इनकी आपकी पहली लाइन तो सबकी याद रखना ही है। पहली लाइन तो आपको सबकी याद करके रखना ही है। ये वाला जो है जिसने विश्व को समेट कर छोटा कर दिया है, 2018 या 2019 की किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि किसने विश्व को समेट कर रख दिया, तो वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांतियों ने विश्व को समेट कर छोटा कर दिया है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, बाकी पॉइंट्स बचे हैं, तो वहां से हमारे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। भूतकाल को समझने की ऐतिहासिक पद्धति। इतिहास हमें स्वयं के तथा दूसरों के बारे में बहुमूल्य चीजों से अवगत कराता है। ये तो छोटी मोटी बात हो ही गई। इतिहासकार कौन लोग हैं? इतिहासकार वे लोग हैं जो बहुत से स्रोतों, जैसे विभिन्न कालों में प्राचीन लोगों द्वारा लिखित प्राचीन लेखों, किसी विशिष्ट स्मारक, ढांचे, लिखित शिलालेख, प्राचीन लोक कथाओं, कहानियों, भोजपत्रों पर अंकित जीवनी, चट्टानों, गुफाओं, दीवारों पर अंकित आकृतियों, उस आयु का पता लगाने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। तो इतिहासकार वे सारे लोग होगा जो इन सब चीजों का यूज करके चीजों के बारे में पता लगाते हैं, आखिर इसका भूतकाल क्या था, इसका पास्ट किस तरह का था। आगे जो बात आ रही है इतिहास के विभिन्न स्रोत के बारे में, तो 2018 और 2019 दोनों ही शिफ्ट्स में, दोनों ही ईयर की जो शिफ्ट्स हुई हैं, उन शिफ्ट्स में अलग अलग शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इतिहास के विभिन्न स्रोत के बारे में। तो पढ़ते हैं अब हम इसे। इतिहास के विभिन्न स्रोत। पहला, उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर शिल्पीय स्रोत होता है, साहित्यिक स्रोत होता है और मौखिक परंपराएं होती हैं। ठीक है, ये तो हो गई उपलब्धता के आधार पर कि जो हमारे पास उपलब्ध है। एक आगे इसमें हमारा वास्तुशिल्पीय स्रोत। इसमें 3 प्रकार के स्रोत शामिल हैं वास्तुशिल्पीय स्रोत में। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनकर आता है कि वेद पुराण जो है वो किस प्रकार का स्रोत है, तो वो साहित्यिक स्रोत है। चट्टान वगैरह किस प्रकार का स्रोत है, तो वास्तुशिल्प स्रोत है। ठीक है, 3 प्रकार के स्रोत शामिल है। पहले तो पाएगा स्मारक, जिसमें इमारतें, बर्तन, भित्ति चित्र, ये सब कुछ। दूसरा, सिक्कों के अध्ययन से संग्रहित मुद्रा विषयक साक्ष्य। तीसरा, पुरालेख में शामिल पत्थर, स्तंभ, चट्टान, ताम्रपत्र, दीवार, ये सब कुछ। तो ये तीनों आ गए हमारे वास्तुशिल्पी स्रोत के अंदर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। फिर आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के भी 3 भाग हैं। एक, पवित्र एवं धार्मिक साहित्य। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। और चौथा, विदेशी साक्ष्य। पवित्र और धार्मिक साहित्य में वेद, पुराण, महाकाव्य, ये सब कुछ आ जाएंगे। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में इसे 2 वर्गों में बांटा गया, व्यक्तिक साहित्य और प्रमाणिक साहित्य। व्यक्तिक साहित्य में नाटक, उपन्यास वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। और कार्यकालीन आदेश, संसदीय न्यायालय, ये सभी प्रमाणिक साहित्य के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कहानी, ये चिकित्सा, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, ये सब भी हमारे व्यक्तिक के अंदर आ जाएंगे। व्यक्तिक मतलब जो एक व्यक्ति खुद लिख रहा है। प्रमाणिक मतलब किसी संस्था द्वारा जिनको प्रमाणित करके भेजा गया है। विदेशी साक्ष्य, इसमें मेगस्थनीज आया, हेनसंग आया था, फायान आया था, और जैसे इब्न बतूता आया था, अल बरूनी आया था। तो ये सारे विदेशी साक्ष्य के अंदर आ जाएंगे। मौखिक परंपराएं। मौखिक परंपराएं में जैसे कुछ भी लोग होते हैं, जैसे टोट के वृत्तांत, दिव्यवास में महावंशा आदि, ये सारे हैं। जैसे आप राजस्थान की बात करो तो वहाँ पे जो भोपा लोग होते हैं, वो जो बाबू जी, रामदेव जी, ये जो देवता होते हैं, इनकी फड़ को बाँचते हैं। तो ये भी मौखिक परंपराओं के अंदर ही आ जाएंगी। ठीक, ओरल ट्रेडिशनल। इतिहास के विभिन्न स्रोत साक्ष्यों के आधार पर। अभी उपलब्धता के आधार पर थे, अब साक्ष्य मतलब कि ये हैं एविडेंस के आधार पर। वो थे एवेबिलिटी के आधार पर, अब हम एविडेंस के आधार पर बात करते हैं। एविडेंस के आधार पर 2 तरह के होते हैं, एक प्राथमिक होते हैं और दूसरे द्वितीयक होते हैं।
प्राथमिक स्रोत में क्या आएगा, इसमें ये स्रोत वे अभिलेख होते हैं जो ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार किए जाते हैं जो या तो स्वयं उस घटना से जुड़ा हुआ होता है या फिर उस घटना के साक्षी होते हैं। मतलब कि कोई घटना हुई, मान लो 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो या तो वो लोग जो उस समय 1947 के फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल थे या फिर वो लोग जो उस समय जीवित थे, तो उनके माध्यम से अगर हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं तो प्राथमिक स्रोत आ जाएगा। द्वितीयक स्रोत वे स्रोत है जो जिन्हें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है जो स्वयं घटना के दृश्य से दूर हो, किंतु उसने घटना के साक्ष्यों की मदद से स्रोत को तैयार किया हो। खुद तो समय उपस्थित नहीं था, लेकिन इसने एविडेंस कलेक्ट कर करके उसका सोर्स इसने प्रिपेयर करा है, तो द्वितीयक स्रोत के अंदर आ जाएगा। ऐतिहासिक उपागम संबंधित निर्देश कुछ गाइडेंस हैं हिस्टोरिकल अप्रोचेस के लिए। सबसे पहला है भाष्य समीक्षा, ये प्रामाणिकता और शुद्धता, यानी कि ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस। भाष्य समीक्षा आंकड़ों की प्रामाणिकता शुद्धता का स्थापना करती है। आंकड़ों की प्रामाणिकता और शुद्धता की स्थापना कौन करेगी, भाष्य समीक्षा करेगी। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में करेगा, क्या अवशेष दस्तावेज वास्तविक हैं या नहीं है, इसके बारे में बात की जाएगी पहले। उदाहरण के लिए जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसकी शुद्धता की जांच करने के लिए हमें दस्तावेज के लेखन, प्रमाण, आयु ज्ञात करने के लिए हस्ताक्षर शैली, इन सब के बारे में पहले पता करना पड़ेगा। फिर एक होता है आंतरिक समीक्षा, यानी कि इंटरनल क्रिटिसिज्म, जिसे हम बोलते हैं ऐतिहासिक विश्वसनीयता, हिस्टोरिकल रिलायबिलिटी। ऐतिहासिक दस्तावेज या अवशेष की प्रामाणिकता की स्थापना के पश्चात उनके मूल्य और विशुद्धता के मूल्यांकन की समस्या बनी रहती है। ठीक है, यद्यपि वे शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि ये सही है या फिर नहीं है। विशुद्धता मतलब कि ये जो चीज है, ये दस्तावेज है, इसमें जो बात लिखी हुई वो एकदम सही है या फिर नहीं है। इसके लिए आंतरिक समीक्षा करनी होती है इनकी। प्राथमिक स्तर पर इतिहास के 2 अध्यायों की अवधारणा निर्माण का योजना बनाना। अवधारणा निर्माण तो आपका कॉन्सेप्ट मैप होता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। अवधारणा चित्रण केवल एक अधिगम उपकरण मात्र नहीं, अपितु आपके लिए आदर्श मूल्यांकन उपकरण भी है। कॉन्सेप्ट मैप के माध्यम से आप सिर्फ क्या नहीं कर सकते, सिर्फ आप लर्निंग ही नहीं कर सकते, बल्कि आप उनका बच्चों का मूल्यांकन भी कर सकते हो। ठीक है, अवधारणा निर्माण योजना एक प्रकार का रेखा चित्र होता है, इसके बारे में तो आप सब जानते हो। अवधारणा मानचित्र पारंपरिक रूप से वर्गीकृत उच्चस्थ मुख्य अवधारणा और विचार के अधीनस्थ अवधारणाओं की उत्पत्ति होती है। देखिए, अवधारणा मानचित्र जो हम बनाते हैं, कॉन्सेप्ट में जो हम बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो हम मेन पॉइंट लिखते हैं जो सबसे मेन है, फिर उसके बाद उसके सब पॉइंट्स में उसको डिवाइड कर करके बाकी जो नॉर्मल पॉइंट्स है उन्हें लिख दिया जाता है, और जो भी हमारे विचार है उन्हें लिख दिया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मुख्य विचार या विषय वस्तु से शुरुआत की जाती है, फिर उसके अधीनस्थ अवधारणाओं का निर्माण किया जाता है। अवधारणाओं को परस्पर जोड़ते हुए समापन, मुहावरों और शब्दों को श्रृंखला में जोड़ने हेतु, चलो ये तो कुछ प्रयोग है, ये जस्ट एक एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर, किस तरह से हम एक अवधारणा मानचित्र बना सकते हैं। यहाँ पर बनाई हुई है एक इतिहास का कॉन्सेप्ट में। यूनिट हमारी फिनिश होती है। हो सकता है इस यूनिट में आपको कहीं कोई डाउट रहा हो, तो आप वीडियो ड्यूरेशन के साथ कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस आपको अच्छा मिले। और थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब था इस वाली क्लास में, क्योंकि पहले टेक्निकल इशू आ गया था, वॉइस जा नहीं रही थी, तो दिमाग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। चलिए, कोई नहीं, यूनिट कंप्लीट होती है ये वाली। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।